कहानी डैन नाम के एक व्यक्ति से शुरू होती है जो अपनी बेटी मूरी के साथ सोफे पर आराम से बैठा हुआ फुटबॉल मैच देख रहा है। अचानक टीवी पर अजीब घटनाएं होने लगती है। फिर मैच बीच में ही रुक जाता है क्योंकि फील्ड पर धुएं और बिजली का चमकता हुआ बादल दिखने लगता है। इस बादल से कई सैनिक बाहर निकलते हैं जिनकी अगुवाई लेफ्टिनेंट हार्ट नाम की एक महिला कर रही होती है। वो लोगों को बताती है कि वो साल 2051 यानी फ्यूचर से आए हैं। लेफ्टिनेंट हार्ट ये भी बताती है कि व्हाइट स्पाइक्स नाम की एक एलियन प्रजाति ने पृथ्वी पर हमला कर दिया और 2051 तक लगभग पूरी मानवता को खत्म कर देगा। इस सैनिकों का मकसद वर्तमान समय के लोगों से मदद मांगना है ताकि वो उनके साथ भविष्य में जाकर इस युद्ध का हिस्सा बने। अगले 12 महीनों में दुनिया भर के देशों ने जितने भी सैनिक भेज सकते थे भेज दिए, लेकिन ये युद्ध इतना खतरनाक था कि जो लोग भी लड़ाई में जाते थे उनमें से केवल 1/4 ही जिंदा वापस लौट पाते थे। जब प्रशिक्षित सैनिकों की कमी पड़ने लगती है तो सरकार नागरिकों को भी युद्ध के लिए भर्ती कराना शुरू कर देती है। डैन जो पेशे से एक शिक्षक है, अपनी क्लास को पढ़ा रहा होता है, तभी उसे एक मैसेज आता है कि उसे भी युद्ध में भेजा जाने के लिए चुना गया है। ये खबर सुनकर वो नजदीकी मिलिट्री ऑफिस जाकर इसे कंफर्म भी करता है। वहाँ उसे बताया जाता है कि वैसे भी उसकी जिंदगी में केवल 7 साल ही बचे हैं, इसलिए वो युद्ध में जाने के लिए बिल्कुल फिट है। इस खबर से डैन चौंक जाता है और सवाल पूछता है, लेकिन अधिकारी उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं देता। वो उसके हाथ में एक ट्रेनिंग डिवाइस लगा देते हैं जो उसे ट्रैक करेगा और फ्यूचर में उससे संपर्क करने में मदद करेगा। ये डिवाइस तब तक नहीं हटाया जा सकेगा जब तक कि वो 2051 से वापस नहीं लौट आता। डैन अपनी पत्नी एमी से ये बताता है, जो डर के मारे कहती है कि उन्हें सरकार से दूर भाग जाना चाहिए, लेकिन डैन उसे समझाता है कि ट्रैकर के चलते वो चाहे जहाँ भी जाए उन्हें खोज ही लिया जाएगा। डैन और एमी जब किसी समाधान पर नहीं पहुंचते तो एमी सुझाव देती है कि डैन को अपने पिता जेम्स से मिलना चाहिए। जेम्स एक शानदार इंजीनियर है और सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, इसलिए वो ट्रैकर को भी निकालने में मदद करेगा और साथ ही पुलिस को भी खबर नहीं होगी। जेम्स ने वियतनाम युद्ध के बाद अपने परिवार को छोड़ दिया था क्योंकि उसने युद्ध में अपने कई करीबियों साथियों को खो दिया था और वो मानसिक रूप से टूट चुका था। डैन के मन में अपने पिता के लिए गहरी नफरत थी। जब वो घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी मूरी गार्डन में खेल रही है। वो उसे झूठ बोलने की कोशिश करता है कि वो एक ट्रिप पर जा रहा है काम से, लेकिन मूरी तुरंत समझ जाती है कि उसके पिता को युद्ध में जाना है। डैन उसे वादा करता है कि वो जिंदा लौटेगा और प्यार से उसे गले लगा लेता है। अगले दिन डैन और दूसरे न्यू रिक्रूट्स को युद्ध के लिए तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें हथियार चलाना और प्राथमिक चिकित्सा सिखाई जाती है ताकि उनकी जिंदा रहने की संभावनाएं बढ़ सके। डैन की मुलाकात चार्ली नाम के एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और डोरियन नाम के एक्स नेवी सील से होती है, जो ज्यादातर लोग इस युद्ध में जाने से डरते थे। वो डोरियन ये लड़ाई तीसरी बार लड़ने के लिए तैयार था। बाद में उन्हें बताया जाता है कि व्हाइट स्पाइक्स हर 6 दिन के बाद आराम के लिए गायब हो जाते हैं। इसी समय का इस्तेमाल नए सैनिकों को फ्यूचर में भेजने और पहले से मौजूद सैनिकों को वापस बुलाने के लिए किया जाता है। शाम को जब नए रिक्रूट्स आपस में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक अलार्म बज जाता है। एक जवान चिल्लाते हुए कहता है, ये प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, एलियंस सच में आ चुके हैं। ये सुनकर सभी लोग पोर्टल रूम की ओर भाग जाते हैं। डैन लेफ्टिनेंट हार्ट से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। हार्ट गंभीरता से बताते हैं कि एलियंस ने 2051 के आखिरी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर हमला कर दिया है। लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि अगर एलियंस इस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को तबाह कर देते हैं तो इंसानों के पास इस युद्ध को जीतने का कोई मौका नहीं बचेगा। जल्दी सभी लोग पोर्टल रूम में घुसने लगते हैं। एक एक करके लोग पोर्टल के माध्यम से फ्यूचर में भेजे जाते हैं, लेकिन अचानक लैंडिंग लोकेशन के एड्रेस में एरर आ जाता है। इस गलती के कारण डैन और बाकी लोग आसमान में जमीन से कई 100 फीट ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इस एबनॉर्मल घटना के कारण कई लोग नीचे गिरकर मारे जाते हैं, लेकिन डैन, चार्ली और डोरियन सौभाग्य से एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर स्थित स्विमिंग पूल में गिरते हैं। इससे उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगती। डैन जल्दी पानी से बाहर निकलता है और अपने गन चेक करता है। वो छत के किनारे से मायामी शहर को देखता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इधर मिलिट्री टाइम जंप में हुई गलती की जांच कर रही थी। चीफ कमांड बचे हुए लोगों से संपर्क करता है और डैन को मिशन की जिम्मेदारी सौंपता है। उसे बताया जाता है कि पूरे इलाके में व्हाइट स्पाइक्स की भारी संख्या के कारण जल्दी बम गिराए जाएंगे। डैन को वहाँ फंसे वैज्ञानिकों को बचाने के साथ साथ उनकी हार्ड ड्राइव्स और बायो सैंपल सुरक्षित लाने का काम सौंपा जाता है। डैन मिशन स्वीकार करता है और छत पर मौजूद सभी लोगों को इकट्ठा करवाता है। जल्दी उनका ग्रुप उस बिल्डिंग तक पहुंचता है जहां वैज्ञानिकों के होने की उम्मीद की जाती है। वो सतर्क रहते हुए अंदर घुसते हैं। चीफ कमांड बार बार उन्हें सतर्क रहने के लिए बोलता है क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स खून की गंध को दूर से ही सूंघ लेते हैं। डैन और उसकी टीम बिल्डिंग के अंदर जाती है और वैज्ञानिकों की तलाश शुरू करती है, लेकिन जब वो लैब तक पहुंचते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक पहले ही मारे जा चुके हैं।
मिशन को आगे बढ़ाने के लिए टीम को आदेश दिया जाता है कि वो लैब से हार्ड ड्राइव्स और बायो सैंपल्स सेफली निकाल लाए। ये सैंपल्स बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वैज्ञानिक इन पर एलियंस को रोकने के उपायों पर काम कर रहे थे। डैन जल्दी बायो सैंपल्स ढूंढ लेता है, लेकिन तभी उन्हें जानकारी मिलती है कि केवल 6 मिनट के भीतर इस पूरे इलाके में बम गिराए जाने वाले हैं। टीम जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसी समय कई व्हाइट स्पाइक्स ऊपर से हमला कर देते हैं। डैन अकेले एक व्हाइट स्पाइक से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डोरियन उसकी मदद के लिए आगे आता है। डोरियन जो पहले भी इनसे लड़ चुका है, डैन को बताता है कि व्हाइट स्पाइक्स पर केवल गर्दन और पेट पर मारे गए वार का ही असर होता है, बाकी शरीर पर किसी भी हथियार का असर नहीं होता। जब एयर स्ट्राइक शुरू होने में केवल 3 मिनट बचते हैं तो चीफ कमांड उनकी सहायता के लिए रेस्क्यू व्हीकल भेजता है। सभी लोग मिलिट्री जीप्स को देखकर राहत की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि वो सुरक्षित हो गए, लेकिन तभी 3 व्हाइट स्पाइक्स वहां पर आकर हमला कर देते हैं। इस हमले में टीम के कई सदस्य मारे जाते हैं। एयर स्ट्राइक शुरू हो जाती है और केवल डैन, डोरियन और चार्ली समेत 5 लोग समय पर वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। एक दिन बाद डैन, चार्ली और डोरियन एक मिलिट्री बेस में सुरक्षित उठते हैं। डैन जल्दी से डोरियन से मिलता है और उसके गले में पहने व्हाइट स्पाइक के क्लॉ के बारे में पूछता है। डोरियन बताता है कि उसे पहली बार युद्ध में चुने जाने पर पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित है और केवल 6 महीने का समय बचा है उसके पास। उसने फैसला किया कि वो अस्पताल के बेड पर मरने के बजाय इस युद्ध में इंसानियत को बचाने के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे देगा। थोड़ी देर बाद डैन को चीफ कमांड के हेड से मिलने के लिए बुलाया जाता है। हेड हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि चीफ कमांड की हेड उसकी अपनी बेटी कर्नल मूरी फॉस्टर है। उसकी नन्ही बेटी अब एक मजबूत लीडर बन चुकी थी। मूरी उसे बताती है कि उसे बुलाने के लिए एक खास वजह है। मूरी डैन को मिलिट्री टेंट में लेकर जाती है और बताती है कि उन्होंने एक जहरीला इंजेक्शन तैयार किया है। हालांकि ये केवल मेल व्हाइट स्पाइक्स पर काम करता है। अब वो डैन की मदद से एक मादा व्हाइट स्पाइक्स को पकड़ना चाहती है ताकि ऐसा टॉक्सिन बनाया जा सके जो मेल और फीमेल दोनों पर असर कर सके। हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए मूरी डैन को बताती है कि ये एलियंस अचानक धरती पर प्रकट हुए। वो नॉर्दर्न रशिया से निकले और तेजी से पूरे दुनिया में फैल गए, लेकिन किसी को इनके आने का कोई सबूत जैसे स्पेस शिप का क्रैश साइट मिला ही नहीं। डैन मूरी से 2022 से 2051 के बीच उनके परिवार के साथ क्या हुआ इसके बारे में पूछता है, लेकिन मूरी इस सवाल को टाल देती है और कहती है कि इस पर बात ना करना ही बेहतर होगा। कुछ देर बाद डैन और मूरी व्हाइट स्पाइक्स के एक नेस्ट पर पहुंचते हैं। वहाँ कई सोल्जर्स एक मादा व्हाइट स्पाइक को पिंजरे में बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी मादा को बचाने के लिए मेल व्हाइट स्पाइक्स का एक बड़ा झुंड हमला कर देता है। डैन जो हेलीकॉप्टर में होता है देखता है कि व्हाइट स्पाइक्स बड़ी तेजी से नेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो और मूरी जल्द ही नीचे उतरते हैं और मादा व्हाइट स्पाइक को पिंजरे में बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर पिंजरे को लेकर उड़ता है, मेल व्हाइट स्पाइक्स वहां पर पहुंच जाते हैं। अब पिता और बेटी को एक मिलिट्री जीप में बैठकर भागना पड़ता है। जीप में लगी मशीन गन का इस्तेमाल करते हुए वो अपना रास्ता बनाते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक बीच में पहुंचते हैं। मूरी डैन पर नाराज होती है क्योंकि उसने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की। गुस्से में वो उसे बताती है कि वो उसे किसी भी हालत में जिंदा रखना चाहती है। इसके बाद मूरी डैन को ये बताती है कि युद्ध से लौटने के बाद वो जिंदगी से बेहद उदास हो गया था। उसने अपनी पत्नी एमा से तलाक ले लिया और अकेले रहने लगा। कुछ समय बाद मूरी के 16वें जन्मदिन पर उसे एक कॉल मिली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस कॉल में बताया गया था कि डैन का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। ये सुनकर डैन को गहरा झटका लगता है। वो समझता है कि वो अपने पिता जेम्स की तरह ही निकला जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया था। दोनों वापस मिलिट्री बेस लौटते हैं और मूरी एलियंस को खत्म करने वाली दवा बनाने में जुट जाती है। उसे हजारों कॉम्बिनेशन टेस्ट करने पड़ते हैं ताकि वो एक ऐसा टॉक्सिन तैयार कर सके जो फीमेल व्हाइट स्पाइक पर भी काम करे। अगले दिन डैन मूरी से पूछता है कि अगर वो इस जहर को तैयार करने में सफल हो गए तो इतने सारे एलियंस को कैसे खत्म किया जाएगा। इस पर मूरी बताती है कि डैन को अपने समय में वापस जाकर इस जहर को बड़े पैमाने पर बनाना होगा। इससे वो एलियंस पर युद्ध शुरू होने से पहले ही काबू पा सकते हैं। उनकी बातचीत के दौरान कंप्यूटर 100% बॉन्ड का सिग्नल देता है जो दर्शाता है कि मादा व्हाइट स्पाइक के लिए टॉक्सिन तैयार हो चुका है। लेकिन इसी बीच मादा व्हाइट स्पाइक जाग जाती है। वो उठते ही जोर जोर से चीखने लगती है और उसकी चीख से पूरे बेस में व्हाइट स्पाइक घुसने लगते हैं। डैन और मूरी अपनी बंदूकों के साथ तेजी से हेलीपैड की ओर भागते हैं। रास्ते में कई एलियंस उनका सामना करते हैं। इस दौरान स्पीकर से घोषणा होती है कि टाइम जंपर्स के पास केवल 3 मिनट का समय बचा है। ये सुनते ही मूरी डैन को जहर की बोतल देकर उसे भागने के लिए कहती है। तभी उनके सामने एक और एलियन आ जाता है। उसे भिड़ने से पहले उनके नीचे की जमीन भारी वजन के कारण टूट जाती है। मादा व्हाइट स्पाइक और मूरी नीचे गिरने लगते हैं। डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए कूदता है, लेकिन उसी वक्त वो बीच में ही टेलीपोर्ट होकर वापस 2022 में आ जाता है। होश में आने पर डैन देखता है कि उसके हाथ में अब भी जहर की बोतल है। वो लेफ्टिनेंट हार्ट से संपर्क करता है, उन्हें बताता है कि इस जहर को जल्द से जल्द बड़ी मात्रा में बनाना होगा। लेकिन हार्ट उसे बताती है कि टाइम पोर्टल दूसरी तरफ से पूरी तरह तबाह हो चुका है और अब कोई भी फ्यूचर में ट्रेवल नहीं कर सकता। डैनी सुनकर निराश हो जाता है और चुपचाप अपने घर लौट आता है। घर पहुंचती वो अपनी बेटी मूरी को गले लगाता है। रात में वो एमी को फ्यूचर में हुई घटनाओं के बारे में बताता है। वो बताता है कि व्हाइट स्पाइक के आने का कोई निश्चित कारण या सबूत नहीं है। वो अचानक 2048 में प्रकट हुई।
एमी ये सुनकर कहती है कि शायद ये प्रजाति सालों पहले स्पेस से आई होगी। उसकी इस बात से डैन के दिमाग में एक विचार आता है। वो तुरंत डोरियन से मिलता है और दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस युद्ध को होने से पहले ही रोका जाना चाहिए। डैन और डोरियन व्हाइट स्पाइक्स के क्लॉ को लेकर चार्ली के पास जाते हैं। चार्ली जो एनवायरमेंटल साइंस का विशेषज्ञ है, क्लॉ का विश्लेषण करता है। वो बताता है कि क्लॉ पर चाइना के वोल्केनिक ऐश के अवशेष हैं। ये बात उन्हें चौंका देती है क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स पहली बार नॉर्दर्न रशिया में देखे गए थे। इसके बाद डैन को अपने स्टूडेंट मार्टिन की याद आती है, जो ज्वालामुखियों में गहरी रुचि रखता है। मार्टिन से बात करने पर वो समझता है कि हजारों साल पहले एक बड़ा ज्वालामुखी फटा था। उसके अवशेष नॉर्दर्न रशिया के ग्लेशियरों में मिल सकते हैं। डैन और उसकी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि व्हाइट स्पाइक्स हजारों साल पहले धरती पर आए होंगे और ग्लेशियरों के नीचे दबे हुए थे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2048 में बर्फ पिघलने से वो जाग गए होंगे। डैन और उसकी टीम को यकीन हो जाता है कि व्हाइट स्पाइक्स को पहले ही रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि उनके सोने की जगह को खत्म कर देना। वो अमेरिकी सरकार से इस मिशन के लिए फंडिंग मांगते हैं, लेकिन सरकार इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, ये तर्क देते हुए कि रशिया के साथ पहले से तनावपूर्ण संबंधों के कारण ऐसा मिशन असंभव है। कोई और रास्ता ना देखकर डैन अपने पिता जेम्स के पास जाता है। जेम्स जो पहले भी जोखिम भरे मिशन का हिस्सा रह चुका है, बिना सवाल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अनरजिस्टर्ड एयरप्लेन का उपयोग करके उन्हें मिशन के लिए रशिया पहुंचाने का वादा करता है। लेफ्टिनेंट हार्ट भी टीम में शामिल होती है और अपने साथ ताज़ा तैयार किए गए जहरीले इंजेक्शन लाती है जो एलियन को खत्म कर सकते हैं। कई घंटों की उड़ान के बाद टीम एक बर्फीले इलाके में पहुंचती है जहां सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। वो विस्फोट का उपयोग करके बर्फ में एक बड़ा छेद बनाते हैं। सावधानी से छेद के अंदर जाने पर उन्हें एक विशालकाय एलियन स्पेसक्राफ्ट मिलता है। स्पेसक्राफ्ट की हालत देखकर टीम समझ जाती है कि यहाँ ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये साफ हो जाता है कि एलियंस का इरादा पृथ्वी पर आने का नहीं था। वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं और कई बायोपोड्स देखते हैं जिनमें व्हाइट स्पाइक्स को बंद किया गया था। डैन और बाकी टीम को एहसास होता है कि व्हाइट स्पाइक्स को किसी इंटेलिजेंट एलियन रेस ने बायो इंजीनियर किया है। शायद हो सकता है इन एलियंस को ग्रह पर कब्जा करने के लिए एक हथियार के रूप में बनाया गया था, जैसे इंसान कुत्तों या अन्य जानवरों की नस्लों में बदलाव करते हैं। डैन और उसकी टीम जल्दी से जहरीले इंजेक्शन को बायोपोड्स में लगाने का काम शुरू करती है। इंजेक्शन लगते ही व्हाइट स्पाइक्स दर्द से तड़पने लगते हैं। इससे ये साबित होता है कि टॉक्सिन प्रभावी है, लेकिन उनकी चीखों के कारण कुछ अन्य एलियंस जाग जाते हैं जिन्हें अभी तक इंजेक्ट नहीं किया गया था। जागे हुए एलियंस स्पॉट्स तोड़कर टीम पर हमला कर देते हैं। डैन और उसके साथी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। हालांकि कुछ एलियन भागने में सफल हो जाते हैं। स्थिति और बिगड़ने पर डोरियन सुझाव देता है कि अब इस स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह से उड़ा देना ही एकमात्र रास्ता है। टीम विस्फोटों को एक्टिवेट करने की योजना बनाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एलियन का एक बड़ा झुंड उन पर हमला कर देता है। इस हमले में टीम के कुछ सदस्य मारे जाते हैं। हालांकि डैन, चार्ली और जेम्स किसी तरह विस्फोट एक्टिवेट होने से पहले सुरक्षित बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट के ऊपर मौजूद सभी एलियंस मारे जाते हैं। हालांकि एक लाल पैड वाली फीमेल व्हाइट स्पाइक अभी भी जिंदा है। ये एलियन बेहद खतरनाक होती है क्योंकि वो और बच्चों को जन्म दे सकती है। डैन और जेम्स तय करते हैं कि उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। फीमेल व्हाइट स्पाइक को खत्म करने के लिए डैन और जेम्स एक योजना बनाते हैं। डैन एक स्नोमैन बनाकर उसे जैकेट पहनाता है और ताकि वो इंसान जैसा दिख सके। उनकी योजना के मुताबिक क्वीन व्हाइट स्पाइक इस जाल में फंस भी जाती है। जैसे वो स्नोमैन के करीब आती है, डैन और जेम्स उस पर गोलियां चलाते हैं और उसे पहाड़ों के किनारे तक ले जाते हैं। वो उसे खाई में धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियन पलटवार करती है। वो डैन पर हमला करने के लिए एक स्पाइक फेंकती है। डैन उसी स्पाइक का इस्तेमाल करके उल्टा उस पर हमला करता है। इस दौरान जेम्स कुल्हाड़ी से उसकी आंख पर वार करता है, जिससे वो अंधी हो जाती है। एलियन अब गुस्से में इधर उधर हमला करने लगती है। डैन इसका फायदा उठाकर उसके पैर में जहरीला इंजेक्शन लगाता है, लेकिन एलियन इतनी चालाक होती है कि वो अपने पैर को छिपकली की पूंछ की तरह अलग कर देती है ताकि जहर उसके शरीर में ना फैले। इसी बीच जेम्स अपने खून की गंध से उसे अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि डैन बच सके, लेकिन डैन अपने पिता को मरता हुआ नहीं देख सकता था। वो क्वीन व्हाइट स्पाइक पर कूद जाता है और डोरियन के क्लॉ को इस्तेमाल करते हुए उसकी गर्दन काट देता है। अंत में डैन एलियन के मुंह में जहरीला इंजेक्शन डाल ही देता है और उसे खाई से नीचे धकेल देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर एलियन का शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अगले दिन दुनिया भर में रशिया में हुए धमाकों की खबर छाई रहती है। इन धमाकों में हजारों एलियंस मारे जाते हैं। मिशन की सफलता को लेकर सरकार पूरी क्रेडिट लेने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन असली हीरो डैन और उसकी टीम थी। डैन घर लौटता है और अपने परिवार से मिलता है। वो अपनी बेटी मूरी और पत्नी एमी को गले लगाकर सारी कड़वाहट को भुलाने की कोशिश करता है। इस अनुभव ने डैन को अपने पिता जेम्स के प्रति एक नया नजरिया दिया।
अब वो समझता है कि जेम्स ने अपने अतीत में क्यों अपने परिवार को छोड़ दिया था। डैन और उसका परिवार जेम्स को माफ कर देते हैं और वो सब मिलकर खुशहाल जिंदगी जीने का फैसला करते हैं। ये कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, बल्कि परिवार, रिश्तों और मानवता को बचाने की थी। डैन ने न केवल एलियंस को हराया, बल्कि अपने अंदर के डर और रिश्तों में आई दरार को भी सुधारा। ये कहानी बलिदान, साहस और मानवता के प्रति प्रेम का अद्भुत उदाहरण पेश करती है। ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।